स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ह्यूमन हेल्थ एंड वायरोलॉजी में। जैसे कि आपको पता ही है कि वायरस इस दुनिया में किस तरह से फैल रहा है, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियोस मुझे बनाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें वायरस के बारे में इसकी कुछ जो कॉमन फीचर्स हैं, कुछ इसके जो कॉमनली पता होने चाहिए सबको, उसके बारे में मैं स्टार्टिंग से इस वायरस को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वायरस जो होता है ये एक पॉइजन होता है, जैसे जहर जो होता है। अगर ये मतलब एक पॉइजन की तरह इसकी डेफिनेशन को समझा जाए तो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है। ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है, अपने इसकी कोई एटीपी प्रोड्यूस करने की कोई भी सेल्फ अपने आप से कोई मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता है खुद से। कोई इसके पास ना तो कोई एंजाइम सिस्टम होता है ना ही कुछ, ये होस्ट की मशीनरी को यूज़ करके अपना मेटाबॉलिज्म करता है। आज इसके स्ट्रक्चर एंड इसकी रेप्लिकेशंस पे हम बात करेंगे। ये स्मॉल्स होते हैं, जो वायरस होते हैं, ये इनका साइज़ जो होता है स्मॉल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो साइज़ होता है वो नैनोमीटर में होता है। जो बैक्टीरिया होते हैं उनका साइज़ जो होता है वो माइक्रोमीटर में होता है, और माइक्रोमीटर से भी छोटा नैनोमीटर होता है। तो वायरसेस जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, और ये फिल्ट्रेबल होते हैं। एक मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक के द्वारा इनको फिल्टर किया जा सकता है। उसके बाद इसको आइसोलेट करके माइक्रोस्कोपी फर्दर हम इन्हें माइक्रोस्कोप में देखते हैं। और इन्फेक्टियस एजेंट इसे कहते हैं क्योंकि ये इन्फेक्शन कॉज करने के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही जल्दी इसका आउटब्रेक बहुत फास्ट होता है। कैन नॉट बी सीन बाय लाइट माइक्रोस्कोप, इसको ध्यान दीजिएगा कि इसको लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा हम नहीं देख सकते हैं, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा भी इसको नहीं देखा जा सकता। इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करना पड़ता है देखने के लिए। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ये टोटली मतलब जब ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट का मतलब होता है कि ये जब किसी सेल की सरफेस पे जाता है तो उसके बाद एक्टिव होता है, उससे फर्दर उससे पहले ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जब कभी ये अगर कहीं पे ऐसे ही मतलब किसी फोमाइट पे पड़ा हुआ है या किसी ज़मीन पे पड़ा हुआ है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे ही इसे कोई सेल मिलता है अटैक करने के लिए और उस पर सेल पे जैसे ही ये जाता है तो उसके बाद इसे ये फर्दर मतलब एक्टिवेट हो जाता है और अपना काम करना शुरू, अपनी ग्रोथ करना शुरू कर देता है, मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देता है। इनो नॉट इनो एटीपी बाई इटसेल्फ, ये अपने आप से कोई एटीपी नहीं बनाता है और कोई मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं इसके शेयर करेंगे, बताऊंगा आपको। जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये सिंगल जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है। या तो इसके पास डीएनए होगा, डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। दोनों कभी एक वायरस पे, किसी भी वायरस पे दोनों डीएनए और आरएनए कंबाइन नहीं पाए जाएंगे। या तो उस पर डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। इसके बेस पे इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन भी होती है, उसके ऊपर भी एक वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। और ये सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड होते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड या तो ये सिंगल स्टैंडर्ड होगा या तो डबल स्टैंडर्ड होगा, दोनों भी ये कभी सेम नहीं होते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि इसकी एक ही जो डीएनए होता है वो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन को कंटेन करेगा, और डबल स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि इसमें डबल पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे और ये डीएनए डबल हेलिक्स की तरह इसका डीएनए होगा। और एक डीएनए में जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है कि एक लीनियर होता है, लीनियर फॉर्म में हो सकता है इसका डीएनए में भी कि लीनियर फॉर्म में हो, या तो हो सकता है कि सर्कुलर फॉर्म में हो। सर्कुलर फॉर्म ये गुच्छे गुच्छे आकार का, और लीनियर फॉर्म सीधे एक लाइन में इसका डीएनए होगा। एक जो कैप्सिड होता है ये प्रोटीन सब यूनिट से मिलके बना हुआ होता है। ये कैप्सिड जो होता है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है जेनेटिक मटेरियल को। जो ये डीएनए यहाँ पे शो कर रखा है, जो डीएनए मटेरियल होता है इसके बाहर से एक कैप्सिड, इसके अंदर इसको बचाने के लिए एक कैप्सिड लगा मतलब होता है जो इस डीएनए मटेरियल को बचाता है। इसके बाहर जो ये होगा वो कैप्सिड होगा। आगे मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको बता दूंगा। और ये कैप्सिड जो होता है ये इन्वॉल्व होता है सेल की एंट्री करने में। वैसे मेनली जो इन्वॉल्व होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अगर इन्वॉल्व रिक्वायर्ड फॉर एंट्री इट इफ प्रजेंट, यदि किसी वायरस पे इन्वॉल्व प्रजेंट है तो उसकी एंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और कैप्सिड जब एक बार इंटर हो गया तो समझ लो कि मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल इंटर हो गया, और उसके बाद फर्दर वो अटैक करेगा उसकी डीएनए होस्ट मशीनरी को, डीएनए या आरएनए को। जो इन्वॉल्व होते हैं वो लिपिड के भी हो सकते हैं, प्रोटीन के भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट के भी हो सकते हैं। प्रोटीन जो वायरस के जो ये इन्वॉल्व होते हैं मेनली ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ वायरसेस में जो पाए जाते हैं वो प्रोटीन के ही होते हैं।
इसमें लिपोप्रोटीन हो सकते हैं और तरह तरह के विभिन्न वेरियस प्रोटीन्स हो सकते हैं। लिपिड, कार्बोहाइड्रेट हो, ये जो होते हैं होस्ट के ऑर्गन होते हैं। ये हमारी सरफेस पे भी पाए जाए, मतलब जो एक होस्ट होता है एनिमल्स की बॉडी जो होती है और ये जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें भी मतलब ये इसके रिसेप्टर मौजूद होते हैं जिन पे ये बाइंड करके फर्दर आगे वो आप मल्टीप्लिकेशंस में मैं अच्छे से बता दूंगा। जो इसकी सब यूनिट होती हैं, मतलब एक जो इसका जो वायरस जो होता है एक वायरियन होता है, जो इसका टॉक्सिक मटेरियल होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होती है, वो इसका कैप्सिड को कैरी करता है। और एक होता है वायरॉइड होते हैं जो वो डीएनए और आरएनए को कैरी करता है। तो ये इसके टॉक्सिक मटेरियल हैं। जैसे ही ये होस्ट सेल में ये ट्रांसमिट करता है तो उसके बाद फर्दर होस्ट सेल को इन्फेक्शन हो जाता है। नेवर कंटेन एंजाइम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस और एटीपी मेटाबॉलिज्म। वायरस के पास कोई भी मेटाबॉलिज्म करने के लिए कोई भी एंजाइम सिस्टम मौजूद नहीं होता है और एटीपी बनाने के लिए ये एटीपी सिंथेसिस नहीं कर सकता है खुद से। ऑलवेज अप्रोप्रिएट द होस्ट सेल मशीनरी, मतलब ये ऑलवेजली यूज़ करता है होस्ट सेल की मशीनरी को। तो थैंक यू सो मच। इसके बाद हम पार्ट 2 में लेके आएंगे जनरल जो इसके कुछ फीचर्स इसको अच्छे से यहाँ पे दे देता हूँ। जो इसका मल्टीप्लिकेशन स्टेप्स होते हैं वो 6 स्टेप में इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। एक फर्स्ट जो होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अटैचमेंट होता है वायरस का होस्ट सेल के साथ। और दूसरी स्टेज जो होती है वो पेनिट्रेशन होती है। पेनिट्रेशन में एंट्री हो जाती है उसकी, एंट्री ऑफ वायरन और देयर जीनोम इनटू होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर इसकी एंट्री हो जाती है। अनकोटिंग का मतलब होता है, अनकोटिंग में ये सेपरेट आउट हो जाता है। इसकी जो मतलब जो कैप्सिड मैंने बता रहा था पीछे, जो कैप्सिड होता है उससे ये सेपरेट आउट हो जाता है। सेपरेट न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम प्रोटीन कोट एनवेलप एंड कैप्सिड आर डिजॉल्वेड, द न्यूक्लिक एसिड इज रिलीजेड। और जो इसका डीएनए होता है वो रिलीज हो जाता है फर्दर, मतलब सेपरेट होने के बाद जो उसका जो डीएनए होता है, डीएनए मटेरियल वो हट जाता है। सिंथेसिस में ये न्यू न्यूक्लिक एसिड की न्यू न्यूक्लिक एसिड को बनाएगा। और कैप्सिड प्रोटीन जो होते हैं अदर वायरल कंपोनेंट होते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शंस एंड ट्रांसलेशन एंड जीनोम रेप्लिकेशंस की मदद से फर्दर आगे अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है। जो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि डीएनए से आरएनए बनाना। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और एक होती है दूसरी प्रोसेस इसके आगे रिवर्स लग जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से फर्दर डीएनए बनाया जाता है। और ट्रांसलेशंस की जो प्रोसेस होती है इसमें डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनता है और यह तो आरएनए से प्रोटीन बनता है। एंड जीनोम रेप्लिकेशन जो होता है, रेप्लिकेशन में फर्दर ये अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाता है। रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है। और जो म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन असेंबली ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड वायरल कंपोनेंट इनटू कंप्लीट वायरियन। म्यूटेशन का मतलब होता है कि जो नया वायरस है जिसने अटैक किया हुआ है वो फर्दर अपनी कंप्लीट अपने शेप ले लेगा, अपना आकार ले लेगा और नई नई कॉपीज़ बनाते जाएगा बनाते जाएगा बनाते जाएगा। मतलब इस पे म्यूटेशन का मतलब यही होता है कि अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन होता है सेल का। जब ये कोई मतलब रोक ही नहीं सकता उस चीज़ को, जब ये फर्दर ग्रोथ करना शुरू कर देगा तो उसके बाद इसे रोकना संभव नहीं है। हमारी बॉडी कैपेबल नहीं होती है कि इसे रोक पाए। रिलीज का मतलब होता है डिपेचर ऑफ न्यू वायरियन फ्रॉम होस्ट सेल। इसका मतलब होता है कि ये अब एक होस्ट सेल में जिसे इसने इन्फेक्शन किया था उसकी स्किन से या ये मतलब रप्चर होके फिर फर्दर किसी अनदर होस्ट को ये इन्फेक्ट करेगा। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आगे इसकी जो प्रोसेसिंग है वो अच्छे से समझने के लिए इसके पार्ट 2 में हम बता देंगे। फर्दर अगर इसी में कंटिन्यू करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर से ये जो स्टेप हैं ये इन्हीं स्टेप्स को यहाँ पे स्ट्रक्चर की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। जो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो होस्ट की, और ये वायरस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये इन्वेलप उसके सरफेस पे पाए जाते हैं। मैंने बताया था कि मैं बता दूंगा। ये न्यूक्लिक एसिड और ये जो स्ट्रक्चर जा रहा है ये कैप्सिड है जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे कुछ स्पाइक्स होते हैं, स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं छोटे छोटे स्मॉल से, और ये इसके इन्वेलप होते हैं। इन्वेलप ये फर्दर एंट्री के लिए पाए जाते हैं। अब ये होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो शेप के आपको यहाँ पे दिख रहे हैं
रिसेप्टर हैं जहाँ पे इसकी इन्वेलप का अटैचमेंट होता है। यहाँ से फर्दर एंट्री करने के लिए ये यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये रिसेप्टर पे और ये वायरस का पूरा स्ट्रक्चर कैसे होस्ट सेल की मेम्ब्रेन पे अटैक कर रहा है, और उसके बाद ये फर्दर एंटर हो जाएगा बॉडी के अंदर। किसी भी उसकी स्पाइक जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। और मेम्ब्रेन प्रोटीन रिसेप्टर, ये वाले मेम्ब्रेन प्रोटीन रिसेप्टर हैं। और वायरल ग्लाइकोप्रोटीन, जी ये एच आई वी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस का स्ट्रक्चर है। अब फर्दर आगे लेके चलते हैं कि ये पेनिट्रेशन कैसे करता है, पेनिट्रेशन अनकोटिंग कैसे ये अपने डीएनए मटेरियल को सेपरेट आउट करता है और कैसे ये वो करता है। जो स्पेसिफिक अटैचमेंट होता है ये यहाँ पे पीछे वाले स्ट्रक्चर से आपने समझा होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होस्ट की और ये वायरस ये फर्दर इंटर हो गया। इंगल्फमेंट स्टेज में जब ये पहुँचता है तो इंगल्फमेंट स्टेज जैसे कोई खाना खाता है तो उसी तरह से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वायरस को निगल जाती है अपने अंदर और पूरी तरह से इसको अंदर अपने ले लेती है। वायरस एक बार अंदर इंटर हो जाता है तो उसके बाद इसकी लाइसिस होती है, इसकी 2 लाइसोजेनिक एंड लाइटिक साइकिल के द्वारा इसकी फर्दर लाइसिस होने के बाद इसका डीएनए मटेरियल जो होता है सेपरेट आउट अलग होने के बाद दूसरा, मतलब ये 2 उसमें स्टैंडमेंट अलग होके अब ये अलग हो गया। यहाँ पे सेपरेट आउट होने के बाद ये मतलब जब ये इसकी लाइसिस हुई और इसका डीएनए मटेरियल जेनेटिक मटेरियल जो था ये रिलीज़ हुआ और इसने उसके बाद अनकोटिंग, इसी प्रोसेस को अनकोटिंग कहते हैं, जब ये अलग हो जाता है इससे न्यूक्लिक एसिड और ये फर्दर अब कैपेबल होता है होस्ट मशीनरी को अटैक करने के लिए। अब उसके बाद ये सिंथेसिस होती है। सिंथेसिस के बाद, सिंथेसिस में सिंपली समझ लीजिए कि वायरल न्यूक्लिक एसिड जो होता है अल्टर जेनेटिक एक्सप्रेशन ऑफ द होस्ट सेल, अब ये होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल को अटैक करेगा और उसके फर्दर जो प्रोसेसिंग होगी उसको चेंज कर देगा। वहाँ पे जीन, अब जब अपने जीन वायरस जो होगा अपने जीन उस होस्ट सेल के जीन से मिला के, मतलब एक फर्दर आगे की कहानी, अब जो वायरस का जीन चाह रहा होगा वही होस्ट का जीन भी करना शुरू कर देगा वहाँ पे। मतलब ऑलमोस्ट इमीडिएटली अपॉन एंट्री द वायरल न्यूक्लिक एसिड इंटर द जेनेटिक एक्सप्रेशन ऑफ द होस्ट एंड इंस्ट्रक्ट इन टू सिंथेसाइज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर न्यू वायरसेस। अब इसके बाद वो नए वायरसेस बनाना शुरू कर देगा। जो एक वायरस आरएनए होगा ये ट्रांसलेशन की मदद से वायरल प्रोटीन बनाएगा जो यूज होगा होस्ट न्यूक्लियोटाइड, जिसे यूज़ करेगा फर्दर म्यूटेशन करने के लिए। अब जो म्यूटेशन में मैंने बताया था कि किस तरह से म्यूटेशन होता है कि अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन हो जाने लगेगा वायरस का, मतलब ये अनलिमिटेड बनने लगेंगे। डीएनए वायरसेस असेंबली टेक प्लेस इन न्यूक्लियस, जो डीएनए वायरस की जो म्यूटेशन होता है वो न्यूक्लियस में होता है और आरएनए वायरस असेंबली टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म में इसका म्यूटेशन होगा। Once all virus nucleic acid enzyme and other proteins have been completely synthesized, एक बार जब ये completely synthesize नए होस्ट के synthesize कर लेता है, assembly of component into complete virion begin, उसके बाद फर्दर ये complete virion बनाना शुरू कर देता है, जो कि मतलब बहुत ही खतरनाक होते हैं इन्फेक्शन करने के लिए फर्दर। इसके बाद यहाँ पे रिलीज, कैसे ये रिलीज़ करता है होस्ट, अब यहाँ पे समझेंगे इसको अच्छे से। जो ये होगा अब ये फर्दर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, मतलब अपनी एक वायरस को कैसे रिलीज़ होता है इस स्ट्रक्चर से समझेंगे। जो ये कैप्सिड होता है, कैप्सिड मटेरियल ये होस्ट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ बाइंड होगा अच्छे से। इसके पास कुछ मैट्रिक्स, वायरल मैट्रिक्स प्रोटीन्स पहले से प्रेजेंट होंगे क्योंकि वायरस का अटैक इस इंसान पे पहले से हो चुका है। अब ये इससे बाइंड कर जाएगा, मतलब जो वायरल जो इसका कैप्सिड मटेरियल जो न्यूक्लिक एसिड है ये कैप्सिड मटेरियल इसकी होस्ट सेल से बाइंड करेगा और फर्दर एक ऐसे ही इस सर्कल में जैसे इंगल्फमेंट स्टेज होती है ऐसी बडिंग वायरन जो इसकी बडिंग वायरियन, अब बडिंग जो इसकी फर्दर कॉपी पेस्ट, मतलब नए जो स्मॉल बर्ड होता है वो बड़े बर्ड में कन्वर्ट होके एक फर्दर एक नया सेल्स बनाएगा और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलीज आउट होके फ्री इन्फेक्टियस वायरन विद इन्वेलप, और इन्वेलप के साथ एक नया वायरस जो होगा रिलीज़ हो जाएगा होस्ट बॉडी से। अब ये जो होगा ये वायरस फर्दर नए होस्ट को इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और कर सकता है। तो थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ इसे
लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो वेरी वेरी थैंक यू सो मच वाचिंग के लिए। थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू सो मच।